जैसे मान लो कि यहाँ पर इमरान खान हो गए, ठीक है, और उनके साथ मीटिंग करानी है, किनकी, मोदी जी की मीटिंग करानी है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मीटिंग करानी है, तो जो कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे हो गया, कोई ऐसी कंट्री है जहां पर वो हिंदी नहीं बोलते और हम हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कराने के लिए जो है वहां पर उस तरीके से इस्तेमाल जो है, वहां पर जो सहयोग है वो सहयोग हमारे विदेश मंत्रालय की पूरी टीम करती है। जो ट्रांसलेटर हो गए, जो वहां पर ऑफिशियल पेपर वर्क हो गया, एवरीथिंग जो भी होता है वही विदेश मंत्रालय के बिल्डिंग से, वही विदेश मंत्रालय के डिपार्टमेंट से होता है, ठीक है। और जो लास्ट हो गया वो हो गया एनआरआई का, जिसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है भाई। चलो, मेडिकल इशू नहीं है। और एक और फायदा मैं आपको बता दूं, जो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं ना, वो भी विदेश मंत्रालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। हर कोई अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो, स्टेटस पे लगा दो। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। आप वीडियो को शेयर करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन आएगा, तभी मैं और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लेकर आऊंगा और आप लोगों के एक एक सेकंड की वैल्यू आपको दूंगा मैं। तो वीडियो को शेयर करिए दोस्त, हर जगह पर शेयर करिए, ठीक है, हर जगह पर शेयर करिए ताकि हर किसी का बेनिफिट हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नया कर सकूं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। तो देखो, आप लोगों की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है। ट्रेनिंग जो होती है वो आपको जेएनयू में होती है। जैसा कि आपने सुना होगा, कन्हैया कुमार के नाम से भी जेएनयू काफी फेमस हो गया था, और बाकी यहाँ पर जेएनयू में जो है आए दिन प्रोटेस्ट भी चलते रहता है, ये भी आप जानते हैं। और यहाँ से बहुत बड़े बड़े पास आउट हुए हैं। तो यहीं पर एक ब्लॉक है एफएसआई, वहीं पर आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है। इसमें किसकी किसकी ट्रेनिंग चलती है ये बात जान लीजिए। लबासना तो आप सब जानते हैं कि यूपीएससी का जब ट्रेनिंग होता है वो लबासना में होता है, लेकिन वहां से जब लोग अलग अलग कैडर के बाद आते हैं तो जो आईएफएस ऑफिसर्स हो गए उनकी भी ट्रेनिंग इसी जेएनयू में होती है। एसएससी सीजीएल के माध्यम से जो एमईए जाते हैं, एएसओ इन एमईए, उनकी भी जो आपको ट्रेनिंग हो गई वो इसी बिल्डिंग में होती है। इसके अलावा सीएचएसएल से जो एलडीसी हैं, एलडीसी में जो डिपार्टमेंट में जो अलग अलग जाते हैं टाइपिस्ट, उनका भी ट्रेनिंग इसी बिल्डिंग में होता है। और ट्रेनिंग का जो पीरियड रहता है वो 30 डेज का रहता है। इसी 30 दिन के अंदर आपको हर एक बात का जो है जानकारी दिया जाता है, ठीक है। बच्चा पूछ रहा है कि सर आपका नाम क्या है। हमारा नाम आदित्य रंजन है, ठीक है। और ट्रेनिंग में मुख्यतः किन बातों के ऊपर फोकस किया जाता है। ट्रेनिंग में मुख्यतः आपको इस बात पे फोकस किया जाता है कि आपको पासपोर्ट कैसे बनाना है। पासपोर्ट पे आपको, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप अभी चले जाओ मानो पासपोर्ट बनवाने, तो पासपोर्ट बनवाने कहाँ जाओगे, जो आपका विदेश मंत्रालय का विभाग है वहीं पर जाओगे आप, ठीक है। तो ट्रेनिंग में ये सभी बातों के ऊपर फोकस किया जाता है। वीजा से संबंधित जुड़ी जानकारी, पासपोर्ट से संबंधित कि कौन सा नकली है कौन सा असली है, ठीक है। किसी का पासपोर्ट बनाना है, वीजा बनाना है किसी और कंट्री का, तो सभी जो है वहीं पर विभाग में होते हैं। इसके अलावा कुछ आपको एमईए के एडमिनिस्ट्रेशंस बताए जाते हैं। ये सभी बातें मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ट्रेड से संबंधित कुछ जानकारी हो गई, तो ये सभी के ऊपर आपको जो है 2-2 दिन 3-3 दिन करके आपका जो ट्रेनिंग होता है 30 दिन पूरा किया जाता है और इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको सीबीआई में बताया था, सीबीआई में ट्रेनिंग कैसे होता है। सीबीआई वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके मेरी 60 दिन 60 मैराथन की प्लेलिस्ट में देख लेंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर की जिन्होंने देखी है वो भी जाके 60 दिन 60 मैराथन में देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सीबीआई में क्या होता है कि आपको बंदूक चलाना सिखाते हैं, ठीक है। आपको जो है नारकोटिक्स के बारे में पूरा का पूरा बताते हैं, ड्रग्स के बारे में पूरा बताते हैं, पूरा लॉ एंड ऑर्डर आपको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको ना बंदूक चलाना सिखाएंगे, ना लॉ एंड ऑर्डर पढ़ाएंगे, ना आपको नारकोटिक्स के बारे में बताएंगे। जो इनका ऑफिशियल वर्क होगा उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। 35 वीक नहीं कह रहा मैं, यहाँ पर 30 डेज कह रहा हूं, क्योंकि 30 दिन के अंदर इसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। 30 दिन के अंदर ट्रेनिंग खत्म। और एक और बात बता दें, अगर एसएससी सीजीएल में सबसे पहले किसी पोस्ट की ज्वाइनिंग आती है तो वो इसकी आती है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, 2017 सीजीएल का जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट के 1 महीने के बाद यहां पर ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, ट्रेनिंग का लेटर आ गया था कि भैया पहुंच जाइए जेएनयू अपना बोरिया बिस्तर लेकर, वहां पर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं हम एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें तो ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर है, अभी इनका जो ज्वाइनिंग आया है वो पिछले 2021 के दिसंबर में आया है। तो सबसे फास्ट अगर किसी की ज्वाइनिंग आती है तो विदेश मंत्रालय की आती है, एएसओ इन एमईए की, और सबसे लेट अगर किसी का आता है तो वो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। मतलब जब तक एक एक्साइज इंस्पेक्टर का पर्सन ज्वाइन करेगा तब तक 1 साल की जो सैलरी है या 1 साल का जो प्रमोशन ग्रोथ है वो आपको विदेश मंत्रालय से मिल जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो है पोस्टिंग के बारे में। पोस्टिंग के बारे में बहुत बच्चे जो होते हैं सोच रहे होते हैं, अरे ऐसे कैसे, हमको क्या पहले पोस्टिंग में लंदन भेज देगा, दूसरे पोस्टिंग में क्या हमको अफगानिस्तान बगदाद भेज देगा, पाकिस्तान भेज देगा। तो पोस्टिंग के बारे में एक बहुत मिथ चल रहा होता है, ठीक है, कि किसी को क्या ऐसे थोड़ी है कि लंदन भेज दे। तो कैसे पोस्टिंग होता है, प्रोसीजर क्या होता है, जानकारी कैसे होती है, सब बातों को समझो। सबसे
सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप भारत में सेवा देना चाहते हो तो आप भारत में MEA ऑफिस दिल्ली में काम कर सकते हो, ठीक है। जब आप 2 साल 3 साल जब आप काम कर लेते हैं, जब आपकी थोड़ी सी सीनियरिटी हो जाती है, उसके बाद यूं समझ लीजिए जैसे आप गेम खेलते हैं ना, एक लेवल को क्रॉस किया तो दूसरा लेवल आपके लिए खुल जाता है। सेम तरीके से जब आप 2 साल 3 साल यहाँ पर काम कर लेते हैं दिल्ली में रहकर, तो उसके बाद आपको विदेश जाने के रास्ते खुल जाते हैं और आप अलग अलग कंट्रीज में जा सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज में जाने का भी क्या प्रोसीजर है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले भारत में समझ लेते हैं कि भारत में कहां कहां काम करना है। कोई अगर दिल्ली में जॉब करना चाहता है तो दिल्ली में कर सकता है, और अगर दिल्ली में जॉब नहीं करना चाहते, आप किसी और स्टेट के हैं, कोई जैसे मानो यहाँ पर चंडीगढ़ का है, या कोई पंजाब का है, कोई हरियाणा का है, कोई उत्तराखंड का हो गया, तो आपके अलग अलग स्टेट में भी रीजनल ऑफिस होते हैं, पासपोर्ट ऑफिस और स्पार्टपोस्ट ऑफिस में जो है आप वहां पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंडिया का बात। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन पोस्टिंग के बारे में। फॉरेन में कितने तरह के पोस्टिंग होते हैं यहाँ पर देखो छोटे से स्लाइड के माध्यम से बताया है, ठीक है भाई। चलो फॉरेन पोस्टिंग में क्या होगा, देखो कितने तरह की कंट्रीज होती है। एक होता है A* कंट्री, दूसरा होता है A, फिर होता है B कंट्री, फिर होता है C कंट्री, फिर होता है C*, और इसके बाद भी एक और कंट्री होती है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मुझे उस भाई से मिली जो ऑलरेडी बगदाद में है और जो ऑलरेडी ASO इन MEA है, उन्होंने पूरी की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं होता है कि तुम जो है सीधा का सीधा लंदन चले जाओगे काम करने, एक प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे मानो सबसे पहले मैं ASO इन MEA लगा। ASO इन MEA लगने के बाद क्या हुआ कि मैंने 2 साल 3 साल भारत सरकार में सेवाएं दी, दिल्ली में जो है मेरा पूरा का पूरा काम चला। उसके बाद हमारे लिए ऑप्शंस बाहर जाने के खुल जाते हैं। बाहर जाने के कितने ऑप्शंस है, तो एक तरीके से यूं समझ लो 60 कंट्रीज हैं, लेकिन शुरू में जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो 30 कंट्री का आता है। उस 30 कंट्री में हमें अपना फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर पूरा का पूरा पेपर वर्क होता है, और पेपर वर्क होने के बाद तब वो पहुंच जाता है आपके ऑफिस में, और फाइनली कुछ महीने के अंदर आपके पास आ जाता है कि हाँ आपको ये कंट्री मिला है। अगर मानिए कि आपको पाकिस्तान मिल गया और आपको पाकिस्तान नहीं जाना है, तो आप जाने के लिए बाध्य नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, आप मना भी कर सकते हैं। लेकिन मना करने के बाद क्या होता है कि कुछ महीने के ऊपर आपके बैन लग जाता है, कुछ महीनों तक आपके ऊपर बैन लगा रहता है कि अब आप अप्लाई भी करेंगे दोबारा से तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यार देखो जब आप पोस्टिंग के लिए फॉरेन में अप्लाई कर रहे होते हो तो बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं। अब भारत सरकार ने इतना पेपर वर्क किया और आपने झटके भर में जो है उनका दिल तोड़ दिया, कहा कि नहीं भैया हम तो जाएंगे ही नहीं, तो इसीलिए आपको कुछ महीने के लिए बैन किया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर ऑप्शंस फिर से खुल जाते हैं। अब बात करते हैं ये जो कंट्रीज हैं, कोडिंग है, इस कोड में किस किस तरह के कंट्री आते हैं। जैसे A* हो गया, A* में न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, जितने बड़े बड़े शहर हो गए, बड़ी बड़ी कंट्रीज हो गई, वो सभी के सभी A* में आते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, मैं बार बार कह रहा हूं सभी के सभी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दो, 1000+ लाइक चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सही कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इस कंटेंट के दम पे एक मोटिवेशन मुझे मिले, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर जगह वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे ये हो गया हमारा, यहाँ पर आता है लंदन जैसा आपका कंट्री हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर बी नंबर में, जैसे बीजिंग कहाँ है, चाइना में है, जिसकी मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी यहाँ पर, और जिसका मैंने कहा भी था कि देखो ये बीजिंग है। ये आपका B कोड कंट्री हो गया। बीजिंग कहाँ गया, चाइना में, ये आपका भारत का एम्बेसी है वहां पर, ठीक है। जैसे बैंकॉक का भी आपने नाम सुना है, तो बैंकॉक भी किस में आता है, तो B कंट्री में आता है, B कोड में आता है। C हो गया आपका मॉस्को कहाँ है बताओ, रशिया में, ठीक है। तो मॉस्को जो है अगर आपको है तो आपको C कंट्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया आपका C*, और इसको स्टार क्यों दिया गया है, इसको कभी कभी हार्ड कंट्रीज भी कहा जाता है। जैसे आपका इस्लामाबाद का मतलब यूं समझ लो पाकिस्तान, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं कि यहाँ पर पोस्टिंग के प्रोसीजर्स क्या क्या हो गए। जैसे मानो मैंने फॉरेन पोस्टिंग के लिए अप्लाई किया, तो शुरू में जो हमें स्टार्टिंग मिलती है वो हमें C+ कंट्री से मिलता है, C* कंट्री से मिलता है। जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बगदाद हो गया, इन कंट्रीज में पोस्टिंग होती है। जैसे जैसे सीनियरिटी डेवलप होते जाती है, या जैसे जैसे आपका जो है थोड़ा थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, फिर आपको C* के बाद C दिया जाता है, C के बाद B होता है, B के बाद A होता है, A के बाद A* होता है, और इस तरीके से इस ऑर्डर में आपकी पोस्टिंग होते जाती है। यानी अगर यूं सोच ले कि पहले पोस्टिंग में ही हमको लंदन ट्रांसफर मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक आधा एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें अगर आपका किसी के साथ कोई पहुंच है, नेता के साथ या किसी के साथ, तो आप अपनी पोस्टिंग इनमें किसी कंट्री में करवा सकते हैं। अन्यथा आपको जो जनरल प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, आपको उसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा और उसी तरीके से आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो सैलरी है वो इंडिया में आपको 70 प्लस के करीब में मिलता है, लेकिन जैसे आप इंडिया से बाहर जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं, जैसे मानो कि कोई बगदाद में है या यूं समझ लो कोई लंदन में है, ठीक है, या कोई आपका जर्मनी में है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी? क्या उसको 70,000 रुपया ही मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है कि सैलरी जो डिसाइड होती है ना, वो करेंसी के पावर के ऊपर डिसाइड होती है। एग्जांपल के तौर पे यूं समझ लो कि अगर भारत में ये सैलरी 70,000 है, तो विदेश में यही सैलरी जाकर उनके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, वहां के खर्च के अकॉर्डिंग, वहां के महंगाई के अकॉर्डिंग सभी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है कि यहाँ पर अगर हम जो हाउस अलाउंस है 8,000 रुपया किराया दे रहे हैं, तो क्या वहां पर अगर कोई फ्लैट लेगा तो क्या 8,000 में निपट जाएगा? इन सभी चीजों को कैलकुलेट करते हुए जो आपका अप्रोक्सीमेट इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद जो सैलरी आती है वो 2 से 3 लाख रुपए आती है। किसी किसी कंट्री में 2 लाख है, किसी में 2.5 लाख है, किसी में 3 लाख है। तो फॉरेन पोस्टिंग में इंडियन करेंसी के हिसाब से आपको 2 से 3 लाख रुपए मिल जाता है महीने के, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें आराम से जो है आप 1,00,000-1.5 लाख रुपया खर्चा करके बाकी पूरा का पूरा आप सेव कर सकते हैं, अपने घर बेच सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं। इसीलिए सबसे लुक्रेटिव और प्रॉफिटेबल जो पोस्ट होता है वो एमईओ कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी होता है। इसके अलावा दोस्तों ये बात समझो, ये जो पर्क्स है ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। अगर मैं बोलूं ना कि मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है, किसी को भी मोटिवेशन मिलता है तो पैसे से मिलता है, किसी को भी मोटिवेशन मिलता है तो एक तरीके से उसके बेनिफिट से, जो उससे फायदे हैं। जैसे मानो मैंने आपको कहा 2 मोबाइल है, एक रेडमी हो गया और एक नोकिया हो गया, और मैंने कहा कि आप इसमें कौन सा लोगे, तो आप क्या देखते हो? फीचर्स देखते हो, यार इसके फीचर्स अच्छे हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो ये वाला मोबाइल लेंगे। उसी तरीके से जब आप एसएससी का पेपर दे देंगे, तो पेपर देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब जाएंगे, पोस्ट प्रेफरेंस जब भरेंगे, तो बहुत सारे पोस्ट हैं, तो उसमें आप किसको सबसे पहले नंबर पर स्थान देंगे? वो कब देते हैं? जब आप अपना देखते हैं कि हाँ भाई इससे संबंधित क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, कोई अगर मानो घूमना चाहता है, ठीक, अलग अलग कंट्रीज में, तो वो एमईए के लिए अप्लाई करता है। कोई पुलिस की सर्विस में जाना चाहता है तो सीबीआई या एक्साइज इंस्पेक्टर में जाता है। किसी को नॉर्मल ऑफिस लाइफ चाहिए तो वो सीएसएस में जाता है। तो उस तरीके से इसमें क्या क्या फर्क होता है, पर्क जो है, बेनिफिट जो है, वो क्या क्या मिलता है? तो सबसे पहले बहुत ज्यादा सैलरी होती है, जैसा कि मैंने बताया 2 लाख से 3 लाख रुपए के करीब में। ठीक है, इसके बाद बेस्ट अमेनिटीज। अब बेस्ट अमेनिटीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूं, जिसमें मैंने हेल्थ और एजुकेशन लिखा है। जैसे मानो आप भारत में 70,000 रुपए महीना कमा रहे हो, ठीक है, आप बीमार पड़ गए, आपको क्या होगा कि खर्चा कराने में ही, इलाज कराने में ही आपके पूरी की पूरी सैलरी चली जाएगी। या आपके बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, आप उनको सबसे टॉप स्कूल में रख रहे हो, महंगाई का जमाना इतना है, महीने के 10-10 हजार रुपए आपका महीने का फीस लग रहा है। लेकिन अगर आप एएसओ इन एमईए लगते हैं तो ये 2 चीजें जो है आपकी भारत सरकार देती है। ठीक है, यानी आप बीमार हुए या आपके परिवार में कोई भी बीमार हुआ तो उस कंट्री के सबसे उच्च अस्पताल में आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं, कोई रुपया नहीं लगेगा। और उस कंट्री के सबसे टॉप स्कूल में 12वीं तक, 12th तक आप अपने बच्चे की फ्री में पढ़ाई करवा सकते हैं। उसका पूरा का पूरा जिम्मा कौन उठाता है? भारत सरकार उठाती है। ठीक है, कौन उठाता है? भारत सरकार उठाती है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 स्टार अकोमोडेशन। 5 स्टार अकोमोडेशन क्या है? जैसे मानो मुझे पोस्टिंग मिली कहां पर? जर्मनी में, और जर्मनी में गया तो मुझे वहां पर कोई एक जो है हाउस मिला ही नहीं, सरकार की तरफ से रहने के लिए कहीं पर कोई अभी क्वार्टर अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या होगा, मैं वहां के किसी भी 5 स्टार होटल में रह सकता हूं, और जितना भी खर्चा आएगा वो पूरा का पूरा खर्चा कौन देगा? तो भारत सरकार देगी। यानी जब तक हमें यहाँ पर क्वार्टर नहीं मिलता है तब तक 5 स्टार अकोमोडेशन मिलता है, और ये किसके तरफ से होता है? तो भारत सरकार की तरफ से मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें तो फिक्स टाइम जॉब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, 10 से 5:30 भी कर सकते हो, ये फिक्स टाइम जॉब है। अब बोलोगे सर क्यों फिक्स टाइम जॉब के बारे में इसमें ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं? क्योंकि बहुत मेरे भाई ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने में इच्छुक होते हैं। उनके लिए क्या होता है कि यार एक ऐसा जॉब हो कि शाम के बाद आऊं घर पे तो फोन ना आए ऑफिस का कि भाई तुमने ये फाइल क्यों अधूरा छोड़ दिया, तुमने वो क्यों छोड़ दिया। तो इसमें यह फायदा है कि फिक्स टाइम की जॉब है, घर पे आने के बाद आपको टेंशन नहीं है क्या हुआ ऑफिस में क्या नहीं हुआ, आप आराम से रिलैक्स होकर आगे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या किसी भी एग्जाम की या कोई और अपना काम कर सकते हैं। तो ये बहुत फायदेमंद होता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो व्हाइट पासपोर्ट। ये व्हाइट पासपोर्ट का है ना भाई बहुत महत्व है यहाँ पे। जैसे कि मैंने शुरू में ही वीडियो को बताया था कि 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं, ब्लू कलर का, नेवी ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया और मरून हो गया। ठीक है, और ये जो पासपोर्ट है ना, यही एक तरीके से बोले हिंदी में तो आपकी जो औकात है वो बताती है कि आप सच में कितना वैल्यू रखते हैं किसी कंट्री के लिए, इंडिविजुअल कितनी पर्सनालिटी आपकी वैल्यू होती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर ब्लू पासपोर्ट हो गया, ये पूरे भारत में हर व्यक्ति के पास है, किसी के पास कोई भी बनवा सकता है। व्हाइट पासपोर्ट हर किसी के बस की बात नहीं होती,
उन्हीं को मिलता है जो भारत सरकार के ऑफिशियल्स होते हैं। इसलिए कहा गया ऑफिशियल इंडियन पासपोर्ट इशू टू इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग इंडियन गवर्नमेंट ऑन ऑफिशियल बिजनेसेस। और जो तीसरा हो गया मरून हो गया, जब कोई नेता या कोई बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो डिप्लोमैट्स होते हैं, ठीक है, जब वो किसी मीटिंग के लिए जाते हैं किसी कंट्री में, तो वो उनको मिलता है। ठीक, तो ये जो पासपोर्ट है यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, अगर शाहरुख खान जा रहे हैं और मैं एक ASO इन ME हूँ, ठीक है, तो जैसे शाहरुख खान अगर गए तो उनको भाई साहब पूरी चेकिंग चलती है, आपने पता भी है। बहुत ऐसे कंट्रीज होते हैं ना, पूरा बढ़िया तरीके से चेकिंग करेंगे कपड़े हटा हटा के। लेकिन अगर मेरे पास ये पासपोर्ट है तो किसी की कैपेसिटी नहीं है कि कोई हमें हाथ तक भी लगा के दिखा सके, क्योंकि ये पासपोर्ट का मतलब मैं इस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये पूरा का पूरा देश मेरे से संबोधित हो रहा है और आप मुझे हाथ लगा रहे हो, उसका मतलब आप मेरे नेशन के ऊपर, ठीक है, पॉइंट आउट कर रहे हो। तो ये चीजें जो है दौरे के तोड़े बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर प्रमोशंस के बारे में कि प्रमोशन जो है वो कैसे मिलता है। तो प्रमोशन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है, प्रमोशन के बारे में सबसे पहले जानिए। तो सबसे पहले अगर आप सीजीएल क्वालिफाई करते हैं तो सीजीएल से आप लगते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ASO इन ME है, ठीक है। और ASO इन ME के बाद क्या होता है कि क्या वहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है क्या? उसके आगे हमें कोई पेपर नहीं देना होता, ऐसा नहीं है, उसके आगे भी पेपर देना होता है और भी बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे अगर आप कोई पेपर नहीं देना चाहते तो 12 से 13 साल के अंदर, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, 12 से 13 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो जाता है सेक्शन ऑफिसर पे, ठीक है। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं तो डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्या होता है कि डिपार्टमेंट में भी जाने के बाद एग्जाम होता है। आप किसी कोई ऐसा पर्सन होगा जो सिलेक्टेड होगा, आप उनसे पूछना, ठीक है, वो खुद आपको बताएंगे कि चाहे वो स्टेनो है या फिर टैक्स असिस्टेंट है, तो ये सभी लोग जो होते हैं ना, अगर मानो कोई बंदा टैक्स असिस्टेंट है तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे देकर इनकम टैक्स में जा सकता है। उसी तरीके से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर 4 से 5 साल के अंदर प्रमोशन लेकर सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। और फिर उसके बाद सेक्शन ऑफिसर से 9 से 10 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा तो आप अंडर सेक्रेटरी बनोगे, और अंडर सेक्रेटरी आप SSC के माध्यम से आओगे। और अगर आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी जो डायरेक्ट पोस्टिंग होती है वो अंडर सेक्रेटरी के ही होती है, इसलिए मैंने लिखा है IFS कैडर। UPSC निकालोगे तो यहां से आपकी प्रमोशन से स्टार्ट होंगे, और SSC निकालोगे तो सबसे पहले ASO बनोगे, फिर प्रमोशन होकर सेक्शन ऑफिसर, फिर प्रमोशन होकर अंडर सेक्रेटरी, फिर अंडर सेक्रेटरी के बाद डिप्यूटी डायरेक्टर, और फिर डिप्यूटी डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर। इसके बाद भी पोस्ट होते हैं लेकिन वहां तक SSC कैंडिडेट नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो बताओ मुझे यहाँ पर एक बार कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आज का आपको MEA का वीडियो। क्या आप आज से कसम खा रहे हैं, क्या आप आज से प्लेज ले रहे हैं कि भाई बनना तो अब MEA ऑफिसर है।